बिहार की दुर्दशा का कारण कौन है? क्या आज के नेता हैं? क्या आज की पीढ़ी है? क्या आज के शिक्षक हैं? किसने बिहार को इस दुर्दशा को जन्म दिया कि बिहारी को जिस रूप में वो जानते थे, बिहारी कुछ और है। और ज्ञान की परंपरा का वाहक है। बड़ी पीड़ा हुई भाई, क्या स्थिति हो गई। कहाँ बिहार, जहाँ नालंदा था, विक्रमशिला थी, लोग दूर से पढ़ने आते थे। चुनौतियाँ पसंद है तो किसी, जब चुनौतियाँ पसंद हो, बड़े आशावादी हो, जानते हो सच क्या है आप कर रहे हो, तो कोई बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, आप डरोगे नहीं। लेकिन बिहार में आया हूँ तो परिवर्तन करने आया हूँ, यही सोच कर आया हूँ। बात जब मन से निकलती है, मन को छूती है। यदि गोली चली होती तो आज इस कहानी को सुनाने के लिए यहाँ नहीं रहती। रातों रात मेरी पोस्टिंग बघा हो गई और लगभग लेट्स इंस्पायर बिहार की कहानी यहीं शुरू होती है कि अपने पूर्वजों से प्रेरित होकर ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया था, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, आर्यभट्ट थे। जिसका इतिहास ऐसा हो उसका भविष्य उज्जवल क्यों नहीं। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। नमस्कार, मैं विकास वैभव, भारतीय पुलिस सेवा का 2003 बैच का पदाधिकारी हूँ। वैसे तो लोग मुझे पुलिस के अनेक दायित्वों में जानते रहे हैं। बगहा का एसपी रहा हूँ, रोहतास का एसपी रहा, दरभंगा का सीनियर एसपी रहा, पटना का सीनियर एसपी रहा, डीआईजी बना तो भागलपुर का रहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में रहा, कई आतंकी वारदातों को सुलझाने का अवसर मिला। बहुत सारे रूपों में लोग मुझे जानते हैं। लेकिन आजकल जिस संदेश को लेकर मैं चल पड़ा हूँ, संदेश बिहार के इतिहास का है, जो बिहार के भविष्य को बनाना चाहती है। संदेश युवा शक्ति के लिए है, एक आवाहन है, एक आह्वान है। लेट्स इंस्पायर बिहार। अक्सर जब मैं देखता हूँ, जब से लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इस शब्द के साथ युवा पीढ़ी को मैंने आमंत्रित किया कि बिहार के विकास के लिए कुछ चिंतन करें, चिंता को त्याग दें, संघर्ष को त्याग कर सहयोग करें। लोग जुड़ते जा रहे हैं। श्रृंखला ऐसी बनी है कि हजारों युवक, हजारों युवा अलग अलग जिलों में अध्यायों की स्थापना कर चुके हैं। अलग अलग अध्याय प्रखंड स्तर पर भी बिहार के 10 जिलों में स्थापित हो चुके हैं। तो मैं देखता हूँ इस रूप में किस प्रकार से ऊर्जा बढ़ती जा रही है और मैं सोचता हूँ इतना कुछ जो मैं कर पा रहा हूँ, लोगों से जोड़ पा रहा हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पहले लेट्स इंस्पायर बिहार को मैं बताऊं, इससे पहले मैं अपने बचपन के दिनों की बात करता हूं। किन चीज़ों से प्रेरित होकर आज मैं इस प्रकार के काम करने लगा। पुलिस पदाधिकारी हूं, लेकिन बहुत जब छोटा था तो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब किया करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, नोएडा में रहते हैं। लेकिन जब जन्म हुआ था उस समय गुवाहाटी रिफाइनरी में पोस्टेड थे। गुवाहाटी में क्लास 1 तक मैं पढ़ा। उस समय जब बहुत छोटा था तो माँ बताया करती थी तुम फर्स्ट आए थे क्लास में। तो ये बात हमेशा बचपन से थी कि फर्स्ट आया था। कब आया था? नर्सरी में आया था। केजी में नहीं आया, क्लास 1 में भी नहीं आया, नर्सरी में फर्स्ट आया था। उसके बाद पढ़ते गए तो जो फर्स्ट आने की एक मन में होता था कि पहले कभी आए तो दोबारा आना चाहिए। वर्षों बीत गए, क्लास 2 में नहीं आए, 3 में नहीं आए, 4 में नहीं आए, लेकिन प्रयास मन में करता था और मैं देखता था टॉपर कैसे होते हैं, क्या करते हैं। वो जो बात बढ़ती गई तो जब क्लास 7th में आए तो उसमें मैंने देखा इसको थोड़ा योजना बना के इसमें तैयारी करनी होगी। तो जितने मेरे क्लास के टॉपर थे, मेरी पोजीशन थी उस समय 9वीं 9th था। तो 8 लोगों की मैं देखता क्या करते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, किसके वीकली टेस्ट आए, कितने नंबर आए। वैसे तैयारी करते करते जब योजनाबद्ध तरीके से मैंने तैयारी की तो 7th में तो फर्स्ट नहीं आया, लेकिन 8th में अपने क्लास में फर्स्ट आ गया। उस समय जो खुशी मिली, जो प्रसन्नता हुई, उसमें मुझे लगा कि जीवन में यदि कोई चुनौती लेते हो, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते हो, लंबी तैयारी करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, तो आप उसको अचीव करते हो। उस समय जब इतना कुछ कर रहा था, तैयारी कर रहा था, एक मोड में था जिसमें हमेशा देखता था कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बिहार की हिस्ट्री को भी पढ़ता था। पढ़ने के साथ उस समय नालंदा घूमने का अवसर मिला। जब मैं इतना पढ़ता था तो नेचुरल एक बाकी लोगों को देखता कैसे होंगे। तो गाँव के बच्चों को जब देखता जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितना विजन जैसा मेरा है, इनका तो नहीं है। ये तो ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ते हैं। कुछ लोगों को देखता हूँ तो बात करते हैं कि भाई इनके जगह पेपर कोई और लिखेंगे। कुछ बच्चों को देखता हूँ तो कहते हैं पेपर लीक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बड़ी चिंता होती। वो भी चिंता तब बढ़ गई जब नालंदा गए और नालंदा में टूरिस्ट गाइड ने बताया कि पूरे विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, अपने प्राणों पर संकट को समझते हुए जान को जोखिम में डालकर आते थे ठंडे रास्तों से, और यहाँ पर आते थे और यहाँ से जो अपने देश में जाते थे तो पूजे जाते थे। उनके ज्ञान की परंपरा का विस्तार उस प्रकार से होता था जिससे पूरे देश प्रभावित हो जाते थे। भाई वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद समय बीतता गया, इतिहास में और रुचि बढ़ती गई, चीज़ों को मैं देखने लगा, इच्छा होने लगी और जाऊं। 9th में पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हो गई। भोपाल गए, बड़ा अच्छा लगा, नई जगह गए थे।
पुराने मित्रों से बिछड़ चुके थे, एक नए विद्यालय में पहुँचे, केंद्रीय विद्यालय भोपाल। वहाँ पर जब पहुँचा तो विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों के थे। बिहार के बहुत कम ही विद्यार्थी उस समय भोपाल में पढ़ा करते थे। पूरे 9th में मुझे याद 2 लोग थे जो बिहार के थे। मैं जो अपने सेक्शन में गया उसमें कोई नहीं था, तो मेरा नाम पड़ गया बिहारी। तो शुरू में बड़ा ऐसा अटपटा नहीं लगा, बिहार से पहुँचे थे तो बिहारी कोई बोलेगा ही, भाई स्वाभाविक है। और मैं तो उस बिहार को जानता था जहाँ ऐसा गौरव मैंने देखा था जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि जो बच्चे बोल रहे हैं इनकी मंशा चिढ़ाने की है, ये प्रशंसा में नहीं बोल रहे। तब मुझे बड़ा कचोटने लगा, भाई ये क्या बात हुई। एक बच्चे के मन में जब उस प्रकार की भावना जगती है तो अगेन एक मैंने पहले ही देखा था कि चुनौती को आप कैसे निपटा सकते हैं यदि आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करो। तब मैंने सोचना शुरू किया बिहार की दुर्दशा क्यों। डायरी लिखता रहा हूँ उसी समय से 91 से। मैं डायरी में लिखता कि बिहार की दुर्दशा का कारण कौन है, क्या आज के नेता हैं, क्या आज की पीढ़ी है, क्या आज के शिक्षक हैं, किसने बिहार को इस दुर्दशा को जन्म दिया। बचपन से जब मैंने चिंतन शुरू किया उस समय विद्यार्थी के रूप में जिस समय था तो पहले तो मैंने कहा कि मैं शुरुआत अपने से ही करूँ। तो अपने जो क्लास मेरे सामने है इनके सामने मैं समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो क्यों ना इनको मैं सिद्ध करूँ मैं क्लास का टॉपर हो सकता हूँ। 8वीं में तो टॉपर हो ही चुका था, लेकिन इसमें नया विद्यालय है, नए टीचर हैं। फिर मैंने पूरी परिश्रम की और क्लास का टॉपर बन गया। और उसने फिर मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि जब मन में चुनौती होती है तो केवल बात वहाँ चुनौती की नहीं थी, बात थी कि जो बाहर जितने विद्यार्थी थे उन्होंने भी समझा कि बिहारी को जिस रूप में वो जानते थे बिहारी कुछ और है, वो ज्ञान की परंपरा का वाहक है, यदि चाहता है तो पढ़ता भी है, तो उस रूप में वो बिहारियों को नहीं देखते थे। उसके बाद दिल्ली आए, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हुई। इच्छा होने लगी, जब चुनौती की बात होने लगी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तब IIT की तैयारी मैंने प्रारंभ कर दी। 10th के बाद 10th में अच्छे अंक आए थे, नए स्कूल में गए, दिल्ली से नोएडा में उस समय रहते थे, स्कूल दिल्ली में था, कंपटीशन दे के गए थे, सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड लोधी एस्टेट। वहाँ पर पहुँच के नए टीचर थे, टीचर ऐसे थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे लेकिन बात समझ में आती थी नहीं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिल्कुल वैसा नया नया आया। और मेरे मन में था कि IIT जाना है, और जाना है तो पहले प्रयास में जाना है, दोबारा मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना है, नहीं होगा तो कहीं और जाएंगे, लेकिन IIT जाएंगे पहले प्रयास में जाएंगे, इसके लिए पूरी परिश्रम करनी है। और नए स्कूल में गए थे, कंपटीशन दे के गए थे। जब पढ़ाई शुरू हुई तो कोचिंग मैंने ली नहीं थी, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स मंगाया करते थे और स्कूल में पढ़ाई अलग चलती थी। दोनों मिसमैच होने लगा, स्कूल की पढ़ाई अलग चलती थी, उसको समझ में नहीं आती थी, कोचिंग उसका अपना पेस था, उसके सेट्स आते थे ब्रिलियंट्स के, उसको पढ़ते अलग पेस में चल रहा था। पहला जो टर्म एग्ज़ाम आया, जिस व्यक्ति को 97 में IIT का एग्ज़ाम देना हो, 95 में यदि फिजिक्स में फेल हो जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एग्ज़ाम जिस दिन देने गए तो फिजिक्स में फेल हो गए। बचपन से टॉपर थे, 8th में टॉपर थे, 9th में टॉपर, अचानक झटका लगा, पहली बार जीवन में फेल कर गए। जब लाल रंग की स्याही से लिखे हुए अंक आए फिजिक्स में, 70 में 22 नंबर आए, तो बिल्कुल वैसा लग रहा दुनिया बिल्कुल सब कुछ अंधकारमय हो चुका है। लेकिन मन में संकल्प था, व्यक्ति में शक्ति असीम है। पूर्व में भी मैंने देखा था, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आप चुनौती को अचीव कर सकते हैं। अच्छी तैयारी हुई। उसके बाद जो है अंदर बिल्कुल एक तपस्या की तरह 2 साल बिल्कुल हर चीज़ से हटकर एकाग्रचित होकर, तब मैंने ये देखा किस प्रकार एक उस समय विद्यालय में हम लोग गाना गाया करते थे, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। इस गीत की पंक्तियों को मैंने अपने सहपाठियों में देखना शुरू किया। मैंने देखा किस प्रकार लोगों ने IIT की तैयारी शुरू की, सबने नई नई किताबें ली, अच्छी जिल्द लगी, उस पर किसी ने जय मां शारदे लिखा, किसी ने ओम लिखा, किसी ने लिखा कि भाई मेरा टारगेट ये है, और बड़े अच्छे से किसी ने कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी ने कुछ किया, प्रयास सबने प्रारंभ किया था। लेकिन 6 महीने बाद कुछ लोग कहने लगे गणित बड़ा मुश्किल है, कुछ कहने लगे फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, कुछ लोगों ने साइंस के छोड़ कॉमर्स में चले गए, कुछ लोगों ने आर्ट्स में 6 महीने के बाद ऑप्शन दिया कि उसमें जाना चाहते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने IIT की तैयारी नहीं करके उन्होंने कहा कि नहीं हम तो कुछ और करेंगे। अच्छी बात है, कर सकते थे। मेरा ध्येय बहुत स्पष्ट था, मेरा था कि IIT ही जाना है, और ये चुनौती थी मेरे लिए उस समय, क्योंकि मैंने ये भी दूसरा ध्येय था कोई कोचिंग नहीं करेंगे, कोई कोचिंग क्लास नहीं करेंगे, मैं सिद्ध करूँगा मैं स्वयं पढ़ के कर सकता हूँ। पढ़ते गए। 10 दिसंबर 1997 उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मैंने संकल्प लिया कि बिल्कुल अब करना है। एक एग्ज़ाम देकर निकले और फिर लगा कि नहीं करना चाहिए, और उस दिन से एक एक दिन उस योजनाबद्ध तरीके से मैंने तैयारी की। तो मई महीने में 1997 में IIT की परीक्षा हुई। बहुत अच्छी परीक्षा हुई, दे रहे थे, मन में ईश्वर को याद भी कर रहे थे, बढ़िया से लिखे। निकल के जब 2 दिन बाद आए तो लगा अब जो मेरा लक्ष्य था, मैं चाहता था टॉप 100 में आऊँ, और लगता हो जाएगा। बड़े प्रसन्न होकर आए, घर आए, सोए। रात में सोकर जब सुबह उठे, इतने महीनों की तैयारी थी, वर्षों की तैयारी थी,
2 साल तक लगभग ठीक से सोए भी नहीं थे। और तैयारी जब हुई तो परीक्षा हुई। परीक्षा देकर आए, सुबह उठे तो माँ मिली, माँ बता रही पेपर लीक हो गए हैं। तो बड़ा झटका लगा, इसका क्या मतलब है, इतना अच्छा एग्ज़ाम दे के आया था। तो नहीं, टीवी पे चल रहा है, देखो पेपर लीक हो गए हैं, लगता है फिर से एग्ज़ाम होंगे। कुछ देर में घोषणा हुई कि पुनः एग्ज़ाम होंगे। अब जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता जाए, एकाएक उसको पता चले कि पूरी मेहनत की जो परिणति थी होने के बाद पेपर लीक हो गए हैं, तो क्या लगेगा। डायरी लिखता रहा था, मैंने लिखा, अ बैटल विच वॉज वन सो वेल इज़ येट टू बी वन। जिस युद्ध को इतनी अच्छी तरह से जीता जा चुका था, उसे पुनः जीतना है। बड़ी पीड़ा हुई, करीब 2.5 महीने तक फिर दोबारा तैयारी हुई, री एग्ज़ाम हुए, IIT कानपुर पहुंच गया। उस समय मेरी रैंक आई थी 574, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। अच्छे लोग थे, बिहार से काफ़ी लोग आए थे जो कानपुर में पढ़ते थे। मन उस समय करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अभी तक तो थे एक कुछ समाज में करना है, बिहार का इतिहास ऐसा है, बिहार बचपन से चिंतन करता रहा था। जब IIT पहुंचा तो अलग तरह के लोग दिखने लगे, बड़े टैलेंटेड थे, कोई अपने गांव का टॉपर था, कोई अपने टाउन का टॉपर था, हर व्यक्ति इंस्पायरिंग। लेकिन सोच, कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो GRE दूंगा, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में रिसर्च करूंगा, क्यों करूंगा, तो बड़े पैसे कमाऊंगा, मेरी ऐसी गाड़ी होगी। कोई मिलता है तो बिल्कुल बड़ी कंपनी, अच्छी बात है, उसमें इस तरह की बातें वाले सब दोस्त थे, सब बड़े ड्रीम्स के साथ। और सबकी ड्रीम्स, मेरे मन में एक बचपन से जो भावना थी कि बिहार, उसका इतिहास कैसा था, उसके बारे में सोचता और साथ में वर्तमान को देखता और मेरा क्या योगदान होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं, तो बिहार मुझे एक चुनौती के रूप में दिखने लगी। क्योंकि बिहार की उस समय जो न्यूज़ आती थी, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती थी। कई बार नरसंहार के न्यूज़ आते थे जिसमें लोग संघर्ष करते हुए मारे जाते थे। अलग अलग जिलों की मैं न्यूज़ पढ़ता, उस समय IIT में पढ़ रहा था। बिहार उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग हो गई 1998 में। दिल्ली से बिहार आए, 97 में जो भी छुट्टियाँ होती थी घर जाते थे। 98 में जब पिताजी की पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में हो गई, तो मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और टाउनशिप भी वहीं है। अचानक घर से मना किया जाने लगा कि घर में आप छुट्टियों के समय मत आइए, आप IIT कैंपस में ही रहिए। तो बड़ा झटका लगा, इसमें ऐसी असामान्य बात क्या हो गई। अभी तक तो जाते ही थे छुट्टी पे, और हर व्यक्ति जो बच्चा नया स्कूल से निकला हो, कॉलेज गया हो, चाहता है घर जाना। तो कहा गया नहीं, यहाँ बेगूसराय के हो, पकड़ के शादियाँ होती हैं, तो आओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हम बड़े सीधे आदमी हैं, इंडियन ऑयल में इंजीनियर हैं, बोल भी नहीं पाएंगे किसी को। तो बड़ी पीड़ा हुई, भाई क्या स्थिति हो गई। कहाँ बिहार, जहाँ नालंदा था, विक्रमशिला थी, लोग दूर से पढ़ने आते थे, ऐसा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, जिसका जो विस्तार हुआ तो पूरे अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो गया। क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। तब लगभग 98 में मेरे मन में एक संकल्पना जागने लगी, कुछ करना चाहिए। मैं विदेश चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, निश्चित अपने लिए कमाऊंगा। लेकिन मेरे जीवन की सार्थकता मुझे इसमें दिखने लगी, जितनी ऊर्जा मेरे पास है, यदि कुछ परिवर्तन के काम आ जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तभी से मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर मैंने दृष्टि डाली, तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक अच्छा माध्यम है जिसमें किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बहुत बड़ा राजनेता बनना हो, उस समय लगता था उसमें किसी, या तो किसी ऐसे परिवार से होता है जिसमें ऐसी पहुंच होती, पहले से एक परंपरा चली आ रही होती, बहुत आसान होता है। या कुछ अन्य माध्यम होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं तो आप कुछ डोनेट कर सकते थे। ये मेरे पास तो ऐसी कुछ थी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से था। तो मुझे लगा कि यदि समाज में मैं वास्तव में कुछ करना चाहता हूँ तो एक बढ़िया माध्यम सिविल सर्विसेज है, जिसको मैं दूंगा तो बड़े कम उम्र में ही ऐसी पोजीशंस पे चला जाऊंगा जहाँ मैं चाहूँ और वो कर सकता हूँ। उसी सोच के साथ मैंने शुरू किया, और तब भी ये जिद थी कि पहले अटेम्प्ट में ही जाएंगे। तो बड़ा अच्छे से मैंने तैयारी की कि समय कम गंवाना है, जैसे IIT से निकलेंगे 21 साल की उम्र होगी मेरी, और करते ही घुसना है मुझे। तो मैंने तैयारी 3rd ईयर से शुरू कर दी, पढ़ते गए, और बड़ा आसान नहीं था। एक तो कोर्स IIT के, वैसी पढ़ाई, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन फिर वही बात थी कि योजनाबद्ध तरीके से यदि काम करें तो चुनौती, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और चुनौती लेना पसंद था। तो उस समय ये भी लोगों ने कहा कि भाई आप IIT में पढ़ते हो तो सब्जेक्ट ऐसे लो जो आसान हो, आप कुछ फिलॉसफी ले लो, साइकोलॉजी ले लो। बट हम भी थे बड़े जिद्दी, हमने कहा नहीं भाई, लड़ेंगे तो अपने अस्त्रों से लड़ेंगे, दूसरों के अस्त्रों से क्यों लड़ें। तो पसंद तो मेरी हिस्ट्री थी, बचपन से प्रेरित करते आज भी पढ़ता हूँ। लेकिन सब्जेक्ट मैंने चुना मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चुनौतियाँ पसंद हैं। तैयारी हुई, बड़ी अच्छी तैयारी हुई। पहले अटेम्प्ट में हुआ नहीं, IIT से निकले, डिग्री दी, एग्ज़ाम दिया, मेंस भी दिया, लेकिन मैथमेटिक्स में नंबर कम आए, नहीं हुआ। बिल्कुल वैसा ही निराशा छाई, लगा कि अब तो क्या हो गया। आज तक जब भी जो ठाना था वो तो हो जाता था, इस बार तो पहली बार नहीं हुआ। लेकिन तब लगा जब इतनी मेहनत की है, दिनकर जी की कविता जो बचपन से प्रेरित करती थी, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो बिहार में करना, यदि तुम इस समय टूट गए तो जितनी तुमने सपने देखे हैं सारे यहीं मिट जाएंगे। डरना नहीं है,
काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। उसको मैंने एक बाधा के रूप में लिया, उस असफलता को, और जब उसको उस बाधा के रूप में देखा तो मैंने देखा मेरे बड़े लक्ष्य में तो कुछ है ही नहीं, कुछ और प्रयास करना चाहिए, और मैंने किया। अगले वर्ष 60वीं रैंक आई, पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ, और ईश्वर की कृपा देखिए, जिस बिहार में कुछ करना चाहता था, सबको नहीं मिलता अपना कैडर, लेकिन मुझे अपना कैडर मिला। अब कैडर मिल गया तो फिर मैंने दोबारा परीक्षा दी। मैंने कहा भाई, उस समय मैंने सोचा था आईएएस बनूंगा, आईएएस बनकर कुछ प्रशासनिक काम करूंगा, लेकिन ये तो पुलिस में आ गए। तो ईश्वर की इच्छा लगी, कुछ चाहते हैं बिहार में कि पुलिस में कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा मेरे मन में कोई संशय नहीं रह जाए, कोई डाउट नहीं रह जाए कि क्या होना चाहिए। मैंने दोबारा परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद मैंने ज्वाइन किया। इसलिए दिया कि यदि मेरे मन में, आज तो बिहार कैडर मिला, मैं चाहता हूँ, लेकिन मन में कोई ऐसी बात बाद में ना लगे कि भाई मैंने उस समय दे सकते थे। मैंने कहा दूंगा, दिया। अगली बार 62वीं रैंक आई, मिला इंडियन फॉरेन सर्विस। उस समय परिवार का ऐसा, अभी तक पिताजी बचपन से बोलते थे कि बेटा ये तो सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं चाहिए, जो जाते हैं बड़ी राजनीति होती है, आप काम नहीं कर पाते हो, व्हाइट मनी आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, लोग ब्लैक मनी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तुम ऐसे हो नहीं, तुम कर पाओगे नहीं, फिर ज़िंदगी और परेशान रहोगे। तो तुम कुछ ऐसा करो कि भाई आईटी चले गए हो, बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करो। नौकरी लगी, बाहर लगी, जर्मनी की कंपनी ने दिया, इन्फोसिस ने दिया, और लगा कि भाई इसमें जा सकते थे, पिताजी बड़े कहते थे। जब फॉरेन सर्विस में चयन हो गया, फिर घर से वही बात कि भाई कहाँ बिहार में जाओगे, क्या स्थिति है, तुम जानते हो कैसे हो, सीधे हो, वहाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इस प्रकार के बाहुबली होते हैं, कैसे तुम पुलिस के रूप में इनका सामना करोगे। ये बातें उस प्रकार से घर में होने लगी। तब उस समय मैं पुलिस अकेडमी में था। तो जब इतनी बातें हुई तो फिर किसी के मन में होगा भाई क्या है, इतना बड़ा संकल्प था। फिर मैंने कहा ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, जो मिलता बोलता बिहार मत जाओ। अरे भाई मैं बिहार का हूँ, बिहार के लिए मैंने पढ़ाई की, और जो मिल रहा है बोलो बिहार नहीं जाओ। तो मैंने उस समय एक यात्रा की, पुलिस सर्विस में ट्रेनिंग के बीच में 2 हफ्ते की छुट्टी होती है, उसमें 1 हफ्ते के लिए मैं बिहार गया। बहुत समय से कटा हुआ था, बिहार से बाहर था, और इस बार जब जा रहा था तो एक पुलिस नियुक्त पुलिस पदाधिकारी के रूप में चयन हो चुका था, उसके बाद जा रहे अलग दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहता था। बिहार पहुंचा, सबसे पहले मैं सासाराम पहुंचा। सासाराम पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है। मैंने देखा कि बहुत स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थानों में लोग नहीं हैं, बहुत फोर्स कम है, लेकिन फिर भी जो जवान है बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, उग्रवाद का सामना कर रहे हैं। उसके बाद मैं औरंगाबाद जिला गया, समय जो नज़दीक में था, वहाँ भी मैंने देखा किस प्रकार से समस्याएं हैं और समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। रोहतास में उस समय कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के डीएफओ थे संजय सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी पहाड़ को मैं देख रहा था, और मैंने देखा वो भी निकले थे, किसी अच्छे कॉलेज से पढ़कर आईआईटी से गए थे, और फिर देखिए क्या हुआ। मैंने उस समय फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, अब कोई चिंतन इसमें नहीं करना है। 3 जिलों को मैंने उस समय देखा 1 हफ्ते में किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, और मेरे मन में संकल्पना और सुदृढ़ हो गई कि निश्चित भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया, मुझे कुछ परिवर्तन में योगदान देना है। तब कुछ नहीं सोचा, मैंने ट्रेनिंग की, बिहार आ गए। पहली पोस्टिंग हुई भागलपुर एज अ प्रोबेशनर, वहाँ मैंने पुलिसिंग सीखी। भागलपुर से फिर औरंगाबाद आए। पहला 2005 के विधानसभा चुनाव में काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। उस समय चुनाव आयोग ने भी जिम्मेदारी दी। पहले चुनाव औरंगाबाद में हुई, उसके बाद राघोपुर, बड़ा ही विशाल दियारा क्षेत्र था, चुनाव होना था। बड़े कैंडिडेट्स ऐसे थे, लोग कहते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। दियारे में गए, थाने में रहे, चीज़ों को देखा। इलेक्शन अच्छे से हुआ, निष्पक्ष हुआ, भयमुक्त हुआ। उसके बाद दूसरी जगह चुनाव हुआ मधुबन। उस समय कुछ दिनों पहले मधुबन में थाने पर हमला हुआ था, पूरे उग्रवादी आए थे, कई लोगों की हत्या हुई थी, हथियार लूट कर ले गए थे। वहाँ भी जब चुनाव हुआ तो वहाँ उस समय के जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे, उनसे नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। तो ऐसे नए एएसपी, बड़ी फिल्मी टाइप की कहानी हुई, थाने में साक्षात्कार हुआ, उनको पकड़ के लाए, कहानी एक अलग बनी। चुनौतियाँ पसंद है, तो किसी जब चुनौतियाँ पसंद हो, बड़े आशावादी हो, जानते हो सच क्या है आप कर रहे हो, तो कोई बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, आप डरोगे नहीं। उसके बाद अगला चुनाव दानापुर। सीख रहा था, बिहार को देख रहा था, मन में संकल्पना सुदृढ़ थी, एएसपी था, करना है। उसके बाद पटना आए। पटना 2006 में सिटी एसपी के रूप में पदस्थापना हुई, और उस समय का पटना बदल रहा था। 2005 में एएसपी दानापुर बना, पटना बदल रहा था, चीज़ें थीं, उसमें मेरा योगदान करने का मैंने प्रयास किया। मैंने देखा किस प्रकार सिस्टम्स को बनाया जाए। टाउन की पुलिसिंग मैंने करनी शुरू की। दिन भर निकलते थे, वर्दी पहन के घूमते थे और प्रयास करते थे क्या किया जाए। तो मैंने उस समय फिर देखा कि योजनाबद्ध तरीके से यदि करें तो होगा। तो एक योजना मैंने बनाई, किस प्रकार से केसेस को हम लोग मॉनिटर करें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत लोग थे जो आईटी से पढ़ के नहीं आए थे, उनको जानकारी नहीं थी, बट मैं तो आईटी से आया था। तो मुझे लगता जब मैं पुलिस में हूँ तो क्यों ना कुछ सूचना तंत्र का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ। तो सारे जितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनके लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया कि इतने दिनों में जो लोग चार्जशीट नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी हम लोग उस समय पर नहीं देंगे।
और इस प्रकार की एक भावना दी जिसमें जो ऐसे केस थे जिससे पब्लिक सबसे ज़्यादा परेशान होती थी, जैसे मोटरसाइकिल चोरी, इसको मैंने देखा बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, 100 मोटरसाइकिल चोरी होती हैं और 100 मोटरसाइकिल्स में मिलती तो 5 ही हैं, लेकिन 95 लोग दिन भर ऑफिस में आते हैं क्योंकि इनको इंश्योरेंस के लिए फाइनल रिपोर्ट चाहिए होता है। इस चक्कर में हर स्तर पर परेशान होते हैं। उसको जब कंप्यूटराइज किया गया तो मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था जिसको मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत हो। चीज़ें अपने आप काम कर रही थी। सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव किया, इसी उधेड़ बुन में पटना की पुलिसिंग सुधारने लगे। अचानक रातों रात मेरी पोस्टिंग बगहा हो गई और लगभग लेट्स इंस्पायर बिहार की कहानी यहीं शुरू होती है। बगहा जब गया एक नए इंडिपेंडेंट चार्ज एसपी के रूप में, तब चीज़ों को मैंने एक अलग दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ किया। अभी तक मैं सीख रहा था, अब काम करने का समय था उस रूप में जिसमें कि आपको खुद निर्णय लेने थे। बगहा जब पहुंचा था, 4 किसानों की हत्या हुई थी। उस समय वहाँ जंगल पार्टी का बड़ा आतंक था, अलग अलग गिरोह थे। 4 किसानों की हत्या के बाद लोगों ने पुलिस के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह कर दिया और उसमें जब आंदोलन हुआ तो 2 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए, पुलिस फायरिंग में। बड़ा एक अजीब सी अशांति की स्थिति थी जिसमें मुझे रातों रात जाना पड़ा गया। बगहा बिहार का वह जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। जंगल का क्षेत्र है, हिमालय की तराई क्षेत्र है और विशाल दियारा है। प्राचीन काल से इसमें डकैतों का प्रभाव रहा है। लोग कहते थे कि भाई बगहा में तो अपराध पनपता है, यहाँ की मिट्टी में है, चूँकि ये तो महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। कभी महर्षि वाल्मीकि भी यहीं रहे थे, वो भी पहले रत्नाकर थे। इस प्रकार की भावना थी। किसी ने कहा कि जोगा पट्टी का दियारा, इसको अंग्रेज अधिकारी ने लिख के दिया कि इट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, कि हर प्रकार का अपराध यहाँ पर चलता है। और लगभग ये परंपरा थी और उसको लोग मिनी चंबल कहते थे कि भाई तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी, इस प्रकार के डकैत रहते हैं। और जब मैं गया तो पहली चीज़ पुलिस में था, देखा किस प्रकार से किया जाए, तो हम लोगों ने दियारे की कॉम्बिंग शुरू करने की योजना बनाई। उस समय सीआरपीएफ थी जो नक्सल आंदोलन में के लिए वहाँ पोस्टेड थी, उसका भी सहयोग हम लोगों ने लिया। और दियारे की जिस दिन कॉम्बिंग करनी शुरू की, सबको अच्छे से ब्रीफ किया कि भाई ऐसे करेंगे, जैसे कंघी करते हैं बालों में वैसे दियारे में चलेंगे और जो डकैत जहाँ मिलेगा उसको पकड़ लेंगे। बड़ी अच्छी योजना थी। लेकिन जैसे दियारे में घुसे, जब अरहर के पहले खेत में घुसे तो अरहर जब चुभने लगा शरीर में तो पता चल गया कि इस दियारे की कॉम्बिंग संभव नहीं। चलते गए, उस दिन 30 किलोमीटर चलना पड़ गया। दियारे समझ में आ गया, ऐसा प्रतीत हो गया कि चलते रहेंगे, खोजते रहेंगे, बगल के गन्ने के खेत में कोई बैठा हो अब पकड़ नहीं पाएंगे। चुनौती का सामना किसी अन्य रूप में करना हो, योजनाबद्ध तरीके से करना हो। तब हम लोगों ने देखा कि जो डकैत हैं ये तो बड़े अच्छे से रहते हैं, परिवार इनके गाँव में रहते हैं, ये तो दियारे में रहते हैं, परिवार इनके पंचायत चुनाव भी लड़ते हैं और विधानसभा भी लड़ते हैं। तो भाई इसको कैसे तोड़ा जाए। और इसी गन्ने के खेत में लोग किडनैप करते हैं, गोरखपुर से लाते हैं, कुशीनगर से लाते हैं, मुंबई से उठा के ले आते हैं और यहाँ पर दियारे में रखते हैं। क्या परिस्थिति है। पहले हम लोगों ने ये काम किया कि जो दियारे थे जिसमें खेती होती थी गन्ने की, अवैध खेती होती थी, उस पर हम लोगों ने मुनादी कराई कि भाई जिसका भी यह हो वो आकर हमें साबित करे कि उनका है, और नहीं है तो पुलिस गन्ना कटवाएगी और सरकारी खजाने में डालेगी। पुलिस के कैंप्स लगे, मजदूर आने को तैयार नहीं थे उस क्षेत्र के, बाहर से हम लोगों ने मजदूर मंगाए, उनको बिठाया कैंप में और गन्ना कटना शुरू हुआ। 2006-07 में जब गन्ना कटा, करीब 25 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा हुए, जो राशि अन्य ऐसे डकैतों के पास जाती। और उन डकैत के जो गैंग्स थे बड़े अलग थे, 50 लोग चलते थे। पटना में था तो फ़ोन आता था रैंसम के लिए, यहाँ पर पर्ची पर लिखा होता था जय माँ दुर्गे बिहार सरकार, गैंग का नाम, वो मुहर भी लगती थी और उस पर लिस्ट बनती थी किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, जैसे पैसे इतने नगद चाहिए, इतने हमें अंग्रेजी बोतल चाहिए, इतने देसी चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने खस्सी चाहिए, इतने चांद मार्का की लुंगी चाहिए, इतने बनियान चाहिए, इस प्रकार के चीज़ें रहती थी। और उस पर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की भी सुविधा थी। जब केसेस को देखता तो देखता कई बार पूरे के पूरे बस के यात्री किडनैप हो गए, जिसकी जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से छूटता गया और बड़े समय से चल रहा था। किडनैपिंग को लोग अपहरण नहीं कहते थे, लोगों को पकड़ना कहते थे। मैंने जब गया तो मन में बिल्कुल नया था, एसपी था, 26 साल की उम्र रही होगी, और बिल्कुल जब गया तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। पहली किडनैपिंग हुई उससे पहले पटना में था, तो पटना में लोग कैंडल लाइट मार्चेस निकाला करते थे, हंगामा होता था। बगहा की किडनैपिंग हुई तो मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया, तो लोगों ने कहा चंपारण में ऐसा ही होता रहा है, सदियों से होता रहा, परेशान मत हो, आराम से आप काम पर फोकस कीजिए। लेकिन चुनौतियाँ पसंद थी, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद था। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं जिस रूप में बिहार में आया, मैं चाहता तो कहीं आज बाहर नौकरी कर रहा होता, लेकिन बिहार में आया हूँ तो परिवर्तन करने आया हूँ, यही सोच कर आया हूँ। तो बगहा को भी परिवर्तन में मेरा योगदान, इसका प्रयास जरूर करूँ। चिंतन मैंने प्रारंभ किया तो पहली बात मैंने बताई गन्ने की खेती कैसे कटी, लेकिन उससे भी मुठभेड़ भी हुए, कुछ लोग मारे भी गए, उत्तर प्रदेश तक जाके मारे गए। मुझे याद आता है कि कुशीनगर जिले में भी जाकर मुठभेड़ हुई जिसमें बिहार से किडनैप करके ले गए तो मारे गए। लेकिन उसके बाद
परिवर्तन कैसे आया? गोलियों से नहीं आया, हम लोगों से जुड़े। कहानी चलती थी कि भाई महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता, इसी पर हम लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया और कहना शुरू किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? हर परिवार पर जब हम लोगों ने ये बात करनी प्रारंभ की, इस प्रकार से करनी प्रारंभ की कि जब किसी ने उस प्रकार का परिवर्तन का निर्णय लिया तो देखो विश्व के लिए पूज्य हो गया। ये रत्नाकर रहे होते तो लोग भयभीत रहते, कोई स्मरण उनका नहीं करता। अपने जो लोग आपके भटक गए हैं मुख्य धारा से, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए इसके लिए प्रेरित करें, और प्रेरित करें उस भाव से कि देखो महर्षि वाल्मीकि कैसे थे, कैसे उन्होंने इसी भूमि पर निर्णय लिया था और सभी के लिए पूज्य हैं। क्या तुम अपने जीवन में परिवर्तन करना नहीं चाहते? इस दुष्चक्र में फंसे हो जिसमें दिन रात पुलिस तुम्हारे पीछे घूमती रहती है, भयाक्रांत रहते हो, दीवारों में कहीं छाक छानते हो। लेकिन यदि आपने परिवर्तन का निर्णय लिया, उस निर्णय को आप लेने में सक्षम हो सके तो अपने परिवार को, अपने भाई बंधुओं को एक सम्मानजनक जीवन आप दे पाओगे। इससे और आपको जीवन में जो संतुष्टि मिलेगी उसकी सीमा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बात जब मन से निकलती है, मन को छूती है। इस प्रकार की बात जो इतिहास से प्रेरित थी, महर्षि वाल्मीकि की परिवर्तन से प्रेरित थी, उसने प्रेरित किया। डकैतों का आत्मसमर्पण शुरू हो गया। एक डकैत के आत्मसमर्पण में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, समझाना पड़ा, एक उसका श्रृंखला बन गई। 26 डकैतों ने एक वर्ष के अंदर आत्मसमर्पण किया और अपराध की जो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी बंद हो गई। अपहरण के केसेस 100 होते थे, 50 होते थे प्रति वर्ष, जिसमें अनेक जिलों से लोग आते थे, नेपाल तक से अपहरित होकर आते थे। 2008 के अगस्त महीने तक वो संख्या 0 तक आ गई थी। एक भी अपहरण के केस दर्ज नहीं हुए। आज जब उस चीज़ों को देखते हैं, जो परिवर्तन आया था वो अस्थायी नहीं था, स्थायी था। अपराध की परंपरा समाप्त हो गई। बिहार में आज मिनी चंबल नाम का कोई स्थान नहीं है। परिवर्तन इतिहास से था, जिससे अनेक जिले प्रभावित थे। आज अलग वातावरण है। वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटक घूम रहे हैं। मेरी पोस्टिंग उसके बाद रोहतास हुई। बगहा में मैंने देखा था किस प्रकार इतिहास से प्रेरित होकर परिवर्तन लाया जा सकता है। जब रोहतास गया तो परिस्थिति और विषम थी। बगहा में तो तराई क्षेत्र था, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र था, जिस पथरीले रास्ते थे, लैंडमाइंस लगे रहते थे। उस पर पुलिस का जाना, जिसमें 3200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल हो, आसान नहीं था। जब भी पुलिस जाती, मुठभेड़ में या तो मारी जाती या कुछ न कुछ नुकसान लेकर ही लौटती थी। मैदानी क्षेत्रों में, जो कैमूर की पहाड़ी के नीचे का क्षेत्र था, थानों पर नित्य आक्रमण हुआ करते थे। 2007 में ही जून महीने में राजपुर और बघेला थानों पर हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। उससे पहले 2006 के अप्रैल माह में डीएसपी विक्रमगंज के शहीद हो चुके थे। परिस्थिति ऐसी विषम थी कि हर वक्त ऐसा लगता है जैसे युद्ध का माहौल हो। शाम के बाद पुलिस निकलती नहीं थी। आम जनों के बीच ऐसा भय था कि कई इलाकों में कोई व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार के माहौल में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो पहले पुलिस का तो वही होता है कि भाई ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन हम लोगों ने किया। इनिशियली सरप्राइज रखते थे, जाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमते, जाते रातों रात तो सुबह उतरा जाया करते। ये सारा रास्ता कच्चा रास्ता, इसमें लैंडमाइंस लगी रहती थी। सरप्राइज लेके गए। 3 बार हम लोगों ने इस अभियान को उस रूप में, मैं नया था, क्षेत्र को देखना चाहता था, घूम रहा था। चौथी बार जब गए 3 सितंबर 2008 सोली गांव पहुंचे। सोली गांव जब पहुंचे थे तो मेरे साथ करीब 60 लोग थे। इन लोगों को एक काफिले के रूप में लेकर गांव में जा रहे थे। मेरे आगे डीएसपी साहब चल रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रहा था। उसी बीच में जब सोली पहुंचे तो डीएसपी साहब की गाड़ी कहीं गलत घूम गई। सबसे आगे मेरी गाड़ी निकली, जो सिविल गाड़ी थी। उसका प्रयोग हम लोग उग्रवादी अभियानों में करते हैं। इसको लेकर जब पहुंचे तो एक विद्यालय को मैं देखना चाहता था, जिसमें कल्पना यह थी कि उसमें यदि कभी अभियान चलेगा तो कितने पुलिस के लोग रह सकते हैं। जब पहुंचे तो वहाँ एक संतरी खड़ा हुआ दिखा, जिसके हाथ में सिंगल SLR राइफल थी। देखते ही दिमाग ठनका, तो एसपी तो मैं हूँ जिले का, मैंने तो किसी की ड्यूटी यहाँ लगाई नहीं, इस पहाड़ पे तो कोई पुलिस का थाना भी नहीं है, फिर ये व्यक्ति राइफल लेके कैसे ड्यूटी कर रहा है। जब तक ये समझता तब तक ड्राइवर चिल्लाया कि माओवादी है, और अचानक यह लगा कि जो शत्रु है इतने समीप है, यदि गोली चली होती तो आज इस कहानी को सुनाने के लिए यहाँ नहीं रहते। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, परिवर्तन में आपको वाहक बनना होता है, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति अपने आप आती है। जब वहाँ पहुँचे तो जो संतरी बिल्कुल अलर्ट था, ड्यूटी पर था, यदि गोली चलाता तो आज रहते नहीं, वह भी डर गया। अपने साथियों को आगाह करने गया और अचानक गोलियां चलने लगी। गोलियां ऐसी चलने लगी कि इसको समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग तो गाड़ी से जिसको जो पोजीशन मिला, जो कवर मिला, लेने का प्रयास किया। मैं भी उतरा, भागा। मेरे बगल में डीएफओ बैठे थे, मेरे ऊपर कूदे, आगे एएसपी बैठे थे, कूदे, और 10 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल था। करीब 60 उग्रवादी स्कूल में थे, जिसमें 30 स्कूल में थे और 30 अलग गाँव के अलग अलग घरों में रहते थे। जब गोलियाँ चलनी शुरू हुई तो गोलियाँ कहीं वहीं से चल रही थी, कहीं दाहिने से चल रही थी, हर दिशा से चल रही थी। पुलिस में जो लोग थे, अचानक जब गोलियां चलने लगी तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गए। सब लोगों ने कवर लिया। तो गोलियां जब चलने, अफरा तफरी 10 मिनट तक ऐसी चली
कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था गोली चल कहाँ से रही। मैं भी देख रहा था बगल से गोलियाँ निकल रही हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक बस्ट फायर मार रहा था और मन उस समय बिल्कुल ऐसा लगा था कि हो क्या रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा कि लैंडमाइन गाड़ी थी, आई, चीज़ें बदली। उग्रवादियों को मैं देख रहा था स्कूल से भाग रहे हैं और हम तो उस क्षेत्र में पहली बार गए थे, उस क्षेत्र को जानते नहीं थे, लेकिन स्कूल के पीछे एक दीवार में गेट बना हुआ था, उससे निकल कर जा रहे थे और निकल रहे थे। लेकिन ये पहला अभियान था जिसमें जब हम लोगों ने सर्च किया तो पुलिस की राइफल मिली, लगभग बहुत सारी गोलियां मिली और एक ट्रैक्टर के लगभग दवाइयां मिली। पता चला कि उग्रवादियों के द्वारा इस क्षेत्र में कैंप लगाया गया था जिसमें ग्रामीण आते थे। लेकिन पहला अभियान था जिसमें पुलिस माओवादियों के गढ़ में गई थी और उनके गढ़ में जाकर माओवादियों के विरुद्ध ही अभियान चला था और उसमें पुलिस को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। तो हर पुलिसकर्मी का मनोबल बढ़ गया। उसके बाद लेकिन जब अगला अभियान चला 24 सितंबर 2008 को, उसमें पुलिस का फिर नुकसान हुआ। कुछ योजनाबद्ध तरीके में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई जिसका लोगों ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उस पहाड़ी पर न तो मोबाइल चलते थे न वायरलेस सेट चलते थे। जो टुकड़ी आगे बढ़ जाए तो पीछे वाले संपर्क करने का कोई साधन था ही नहीं और जिले मुख्यालय से कोई संपर्क नहीं था। उस कड़ी में जब एक सैप के जवान थे कन्हैया सिंह शहीद हुए, तब मन में एक अजीब सी पीड़ा हुई और लगा कि कुछ करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में परिवर्तन स्थापित हो जाए। रोहतास की पहाड़ी से उस समय जब सैप जवान कन्हैया सिंह जी का शव आया, पुलिस लाइन में हम लोग सलामी दे रहे थे, तब मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी उस क्षेत्र को लेकर, जिस क्षेत्र में कभी रोहतास का किला था, इसने पूरे पूर्वी भारत को प्रेरित किया था एक राजधानी के रूप में। वहाँ पर इस प्रकार का संघर्ष चल रहा था। मन में परिवर्तन करने की संकल्पना और सुदृढ़ हो गई। चुनौतियाँ पसंद है। रोहतास को फिर से मैंने एक चुनौती के रूप उस रूप में लिया कि अब या तो उग्रवादी रहेंगे या पुलिस रहेगी। अभियान उसी प्रकार चलता है। उस ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने रखा विध्वंस। उसमें इस प्रकार से योजना थी कि हर गांव में जाएंगे, पर्याप्त संख्या में जाएंगे, उग्रवादियों के मन में यह डाल देंगे कि तुम जहां रहते हो वहीं जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे आकर रह सकते हैं। 1000 जवानों के साथ ऑपरेशन विध्वंस हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें रोहतास की पहाड़ी पर सुदूर गाँव में पुलिस पैदल जाने लगी। 3 रातों का पहला कैंप था, 3 शिविर लगे जिसमें रात में हम लोग विश्राम किया करते थे। रूट ऐसा लिया जिसमें पुलिस कभी गई ही नहीं थी। दुर्गम रास्तों से होते हुए पहली बार हम लोग भोकरवा गांव पहुंचे। भोकरवा गांव पहुंचे तो कुछ रहने की जगह थी ही नहीं। टेंट लगा 2 किलोमीटर तक हम लोगों ने मोर्चाबंदी की ताकि रात में पुलिस पर आक्रमण नहीं हो। जब रात में शाम हुई, लाइट जलने लगी तो हमने देखा गाँव के बच्चे आ रहे हैं। बाकी ग्रामीण पुलिस को देखकर भाग चुके थे। बच्चे आए तो बच्चों को एकत्रित होते देखकर मन में कौतूहल जगह, बच्चे क्यों आ रहे हैं, कहीं उग्रवादियों ने कोई सूचना देने तो नहीं भेजा। जब पूछना शुरू किया तो पता चला भोकरवा गांव में बच्चों ने कभी बल्ब नहीं देखा था। बल्ब की रोशनी उन लोगों ने देखी ही नहीं थी। जब अद्भुत चीज़ उनको दिखी, बल्ब तो देखने आए थे। तो भाई कहाँ हैं हम लोग? 2008 में हैं, अक्टूबर का महीना है, तारीख 4 अक्टूबर, और स्थिति ये कि इस गाँव में है जहाँ किसी ने बल्ब नहीं देखा। बड़ी पीड़ा होने लगी। उसके बाद अगले दिन जब सुबह उठे तो गाँव पहुँचा नकटी गाँव में जब पहुँचे बड़ी भीड़ जमा थी। पहले गाँव में तो लोग भाग गए थे, यहाँ लोग थे। किसी व्यक्ति को एक सर्प ने डस रखा था और सांप के काटने के बाद एक ओझा था जो कुछ किए जा रहा था और व्यक्ति सामने लगभग मर चुका था। एक अलग युग में लोग जी रहे थे ऐसा लगा, और लगा कि इसमें कैसे क्या किया जाए। तो ऑपरेशन विध्वंस के 3 चरण चले। उसमें पहले चरण में जो लोग भाग जाए, अगले चरण में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम ग्रामीणों से वार्ता स्थापित करें, लोगों से बात करना शुरू करें। और जब बात करने लगे तो जितने गाँव थे मुख्य रूप से आदिवासी लोग थे। आदिवासी लोग ऐसे थे, जब बात करते तो मैं तो बड़ा इतिहास प्रेमी हूँ, तो पूछता आपका इतिहास क्या है, तो बताते कि जो रोहतास का किला देखते हैं ना आप, ये रोहतास का किला हमारे पूर्वजों ने बनाया था। बाद में लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से हम लोग इन्हीं गाँवों में भटकते हैं, जंगलों में घूमते हैं। लेकिन पहले हम लोग इस किले पर राज किया करते थे। उस चीज़ को मैंने पकड़ा। मैंने कहा भाई रोहतास का किला आप जानते हो क्या है? रोहतास का किला ऐसा किला है जिसके बारे में मध्यकाल में फरिश्ता, अबुल फजल ऐसे लेखकों ने लिखा कि किला दुर्गम है, अभेद्य है। इस किले पर जो भी विजय प्राप्त करेगा उसको आप बल से नहीं हटा सकते, केवल छल से ही हटा सकते हैं। तब हम लोगों ने ग्रामीणों से बात करने के लिए सोचे कि कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। जितने भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे उनके मुखिया को, सरपंच को बुलाकर हम लोगों ने 3 दिसंबर 2008 को आमंत्रित किया रोहतास किले के नीचे मैदान, प्रखंड के मैदान। उनसे हम लोगों ने बात करनी शुरू किया। हम लोगों ने कहा आप स्मरण कीजिए आपके पूर्वज कितने यशस्वी थे जिन्होंने इस 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया, जो एक समय पूरे पूर्वी भारत की राजधानी थी। जिसको स्मरण करते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का स्मरण करते हैं, उस इतिहास का स्मरण करते हैं जो हर व्यक्ति को गौरवान्वित करता है।
जब पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो स्मरण करते हैं उस ऊर्जा का, उस दृष्टि का जिसने उस प्रकार के दुर्गों को स्थापित किया, जो बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता था। अब स्मरण करते हैं हम उस समय के अफगान शासक शेरशाह सूरी, जिन्होंने जब इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो उसकी अगली श्रृंखला दिल्ली में ही जाकर रुकी। ऐसे तो भारत में एक भविष्य निर्माता आप लोग थे, ऐसे दुर्ग को स्थापित आप लोगों ने किया था। क्या परिस्थिति आ गई कि ऊर्जा जो सृजन में लगनी चाहिए थी आज संघर्ष में लगी हुई। क्या अपने जीवन काल में हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या अपने पूर्वजों से प्रेरित होकर ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जब बात मन से निकलती है, मन को छूने लगी। जिन क्षेत्रों में पुलिस जाती थी, लोग भाग जाया करते थे, जब संवाद स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया तो एक अभियान हम लोगों ने चलाया, उसका नाम था सोन महोत्सव। उसमें सुदूर क्षेत्रों में पुलिस जाकर कैंप करती, लोगों से बात करती, मेडिकल कैंप लगता जिसमें उसी जिले के अच्छे प्रबुद्ध चिकित्सकों को लोग ले जाते स्वैच्छिक रूप से, और जितने भी लोग सामाजिक संगठन थे, कंबल बांटने वाले, अलग अलग प्रकार की सामग्री प्रदान करने वाले, उनको ले जाकर हम लोगों ने लोगों से जोड़ना प्रारंभ किया। जो सक्षम थे, उनके सहयोग थे, उन लोगों के हम लोगों ने मदद करने का प्रयास किया जिनको उसकी आवश्यकता थी। बातें छूने लगी, बातें जोड़ने लगी। जब जोड़ने लगी तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ जिसमें हम लोगों ने किसी का शत्रु बताया कहकर किसी को नहीं बताया, लेकिन लोगों को लगने लगा कि उग्रवादियों की वजह से उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। जो आदिवासी उनको शरण दिया करते थे, उन आदिवासियों ने जो अपने पूर्वजों का स्मरण करना प्रारंभ किया तो उन्होंने लगा कि भाई हम तो इस क्षेत्र के स्वामी हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आकर कैसे हमारे लोगों को भड़का रहा है, कैसे लोगों को मुख्यधारा से काट रहा है। उग्रवादियों से प्रश्न होने लगे, और जब प्रश्न होने लगे श्रृंखला बढ़ती चली गई और विद्रोह तक पहुँच गई। लोगों ने विद्रोह जब प्रारंभ किया तो सभी उग्रवादियों को बाध्य होना पड़ा, जो लोकल थे, जो उस क्षेत्र के थे, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया हथियारों के साथ, और जो बाहरी उग्रवादी थे उनको पलायन करना पड़ गया। रोहतास बदल चुका है। जिस दुर्ग पर कभी काले झंडे लहराया करते थे, कभी डकैतों का कब्जा था, कभी उग्रवादियों का कब्जा था, लोगों से जब वार्ता शुरू हुई तो 26 जनवरी 2009 पहली बार भारत का तिरंगा उस ध्वज पर लहराया। स्वतंत्रता के बाद कभी वहाँ पर झंडोत्तोलन के कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं हुए थे। किसी ने उस दुर्ग की सुध नहीं ली थी जिस दुर्ग ने इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिवर्तन तब आया जब लोगों से हम जुड़े इतिहास के संदेश के साथ, और विरासत के संदेश के साथ लोगों को योगदान करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। परिवर्तन तब आया जब उस पहाड़ी पर कभी चुनाव नहीं हुए थे। करीब 20 वर्षों से जब भी पुलिस जाती तो पुलिस पार्टी को लौटना पड़ता था, और चुनाव कहीं अन्यत्र होते थे, बल्कि नहीं होते थे चूँकि लोग उसमें जा नहीं पाते थे। बूथ उनके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर रहा करते थे, और लोग कहते थे मतदान में बहिष्कार हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने ठाना कि चुनाव यहीं कराएंगे तो आसान नहीं था। 15 अप्रैल 2009 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी धनसा गांव में रखी गई थी, उस पर आक्रमण हो गया, जिसके कारण 16 अप्रैल 2009 को हम लोग लोकसभा का चुनाव नहीं करा पाए। लेकिन संकल्प सुदृढ़ था, या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे। मुख्य धारा में यदि लोगों को जोड़ना है तो चुनाव कराना बहुत आवश्यक है। इस संकल्प के साथ जब हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया तो 9 मई 2009 को एक अभियान के रूप में चुनाव हुआ, जिसमें 3 भवनों पर 1600 जवान लगे। भारत के किसी अन्य भवन पर इतने जवान लगे वैसी मुझे इसका स्मरण नहीं, लेकिन 3 भवनों पर 1600 जवान लगे और चुनाव हुआ। जिस क्षेत्र में लोग कहते थे बहिष्कार होगा, हेलीकॉप्टर से ईवीएम गया और 50% लोगों ने मतदान दिया। आप समझ सकते हैं वो क्या ऐतिहासिक परिवर्तन उस क्षेत्र के लिए होगा, जहाँ अनेक लोगों ने तो स्वतंत्रता के बाद कभी मत दिया ही नहीं था। एक प्रकार का अभियान स्वतंत्रता का वहीं से स्वघोषित हो गया, जिसमें यह बात हो गई प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है। बात आगे चलती गई तो चीज़ें अपने आप बदली। आज जो 2 जिले थे रोहतास और बगहा पूर्णतः परिवर्तित है। अभी मैं रोहतास गया था, जिस दुर्ग पर उस समय कभी गोलियों से स्वागत होता था, इस बार जब रोहतास गया आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, स्वागत कर रही थी। आदिवासी लड़के पुष्प बरसा रहे थे। इतने कम वर्षों में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, बचपन से अपनी जर्नी को देखता हूँ, कैसे बिहार की परिस्थिति को देखकर मैंने निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में परिवर्तित हो गया उस इतिहास की प्रेरणा से। योगदान मैंने जब देना प्रारंभ किया तो जो असंभव दिखता था, मिनी चंबल को लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है, रोहतास का दुर्ग कहते थे कि भाई इसको कभी शांत हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मन से बात निकली और उसके लिए हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जोड़कर प्रयास किया, विरासत के संदेश के साथ किया, पूर्वजों का स्मरण करा के किया, पूर्वज कैसे थे, चीज़ें बदल गई। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से तो बात करता रहा हूँ, मैंने बात करना प्रारंभ किया कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। तो पहले तो जब अतीत के बारे में पूछते हर व्यक्ति गौरवान्वित, बहुत बढ़िया था, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, आर्यभट्ट थे।
वर्तमान कैसा है भाई, वर्तमान बड़ा कंफ्यूज्ड है, जातिवाद है, पिछड़ापन है, अनेक प्रकार की शब्दों का प्रयोग। वहीं जहाँ भविष्य के बारे में बोलते हैं तो भाई जब वर्तमान ऐसा है भविष्य कैसा होगा। जब मैंने पूछा कितने लोगों को विश्वास है कि बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, तो बड़ी सभा में जैसे 500 लोग बैठे थे, केवल 3 हाथ उठे जिनको विश्वास था कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। और 3 लोग जो उठे उनसे जब पूछा गया कि आपको क्यों विश्वास है कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, और लगभग तीनों के उत्तर वही थे, जब जिसका इतिहास ऐसा हो उसका भविष्य उज्जवल क्यों ना हो। ऊर्जा तो वही है, उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने उस समय जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, क्या ऊर्जा थी जिसने अखंड भारत के साम्राज्य को तब स्थापित कर दिया जब आज से यदि तुलना करें तो आज तो लोगों को जोड़ना आसान है। आप माइक के माध्यम से बोलते हैं तो हजारों लोग सुन सकते हैं। उस समय क्या परिस्थिति थी जब उत्तर बिहार के पूरे क्षेत्र में बज्जी महाजनपद स्थापित थी। जब स्थापित थी तो 7,707 गणराजा एक साथ बैठकर वैशाली के संथागार में कैसे निर्णय ले पाते थे, और ले पाते थे, प्रति वर्ष लेते थे, अपने गणाधिपति का चयन करते थे, राज्य परिषद का चयन करते थे। क्या ऊर्जा रही, क्या दृष्टि रही हो। जब कल्पना कीजिए तो बात आ गई, वहीं से लगा कि कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि इस भावना का प्रसार होना चाहिए। अगर बिहार में कहीं ना कहीं कुछ निराशा छा रही है, उसका कारण है कि उस दृष्टि को हम भूल गए, उस दृष्टि को भूल गए जिसने कभी वेदांत का दर्शन किया था। जहाँ पूरे विश्व में जब ज्ञान की परंपरा बढ़ी तो लोग भौतिकवादी चीज़ों पर केंद्रित होते गए, लेकिन बिहार का ज्ञान अलग था। केवल भौतिकवादी चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे, आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों तक जाना चाहते थे। तभी तो वेदांत का दर्शन हुआ। जब दृष्टि बड़ी होती है तो बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो अब देखिए किस प्रकार विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, पूरे विश्व से लोग आने लगे। वही भूमि थी जहाँ पर कभी बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करते थे, राजगृह में हुए, पाटलिपुत्र में हुए, अलग अलग विद्वान जुटते थे, अलग अलग दर्शनों पे, सांख्यों पे चर्चा हुआ करती थी। उस भूमि में यदि आज पेपर लीक के लोग परेशान हैं, पूरा परिश्रम करके चाहते हैं किसी प्रकार कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए, उसके लिए हर यत्न करने के लिए तत्पर हैं, तो कहीं ना कहीं तो उस दृष्टि में बड़ी कमी आई है। क्या कारण था, क्यों ऐसा लगता है जब बिहार के इतिहास का स्मरण करते हैं कि ज्ञान की भूमि थी जिसमें ऐसे चीज़ हुई? क्यों ऐसा लगता है कि शौर्य की भूमि थी जिसमें मगध साम्राज्य का उदय हुआ? जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ तो जब अलेक्जेंडर भी आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी सेना को भी पलायन करना पड़ा मगध के सामर्थ्य का। जब उन्होंने सुना कि मगध की सेनाएं चलती हैं, उसकी धूल में सूर्य भी छुप जाता है, तो यवन सैनिकों में ऐसा भय का वातावरण प्रसारित हुआ कि उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, आगे जाने के लिए तैयार नहीं हुए। 3 दिवस तक अलेक्जेंडर अपने शिविर में बैठे रहे, तंबू से बाहर नहीं निकले। उनको लगा ऐसा करने से सैनिक मान जाएंगे, लेकिन तीसरे दिवस जब निकले तब इस एक भी सैनिक मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि मुझे अपने देश जाना है, आगे मगध है, मगध तक हम जाना नहीं चाहते। ऐसा भय था। कैसे उत्पन्न हुआ? चिंतन करते हैं तो पाते हैं कुछ तो अलग था, कुछ तो अलग था, नहीं तो अखंड भारत की राजधानी तो कहीं और भी स्थापित हो सकती थी, पाटलिपुत्र में ही क्यों हुई? कुछ तो अलग था, तभी तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित हुए, कहीं और भी हो सकते थे। क्या कारण थे? दृष्टि अलग थी, चिंतन अलग था, दृष्टि दूरदर्शी थी, बृहत थी, सबको साथ लेकर चलने वाली थी, सहयोग की भावना थी। सहयोग की भावना नहीं रहती तो 7,707 गणराजा कैसे मिलकर निर्णय ले पाते? उसी सहयोग की भावना ने अखंड भारत को जन्म दिया, जिसमें छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे गणराज्य मिलकर एक सूत्र में बंधे, और ऐसे सशक्त सूत्र में बंधे जब प्रौद्योगिकी नहीं थी जोड़ने वाली, लेकिन पाटलिपुत्र से जो संदेश जाता बामियान के पार तक, उसका प्रभाव वही था, जिसको आज भी शिलालेखों में हम दर्ज देखते हैं। कैसे संभव हुआ? दृष्टि अलग थी। उस दृष्टि को कहीं ना कहीं आज हम लोग संकुचित करते चले गए, लघुवादों में ग्रसित होते चले गए। आज युवाओं को जब देखते हैं तो कहाँ उलझे हैं? हर व्यक्ति जातिवाद में उलझा है। चुनाव आया नहीं कि फेसबुक पर विवाद शुरू हो गए, किस जाति के कितने कैंडिडेट होंगे, किस जाति के कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, पूरी ऊर्जा इसमें लगी हुई है। कैंपेन चुनाव देख रहे हैं, जितने युवा हैं कहीं से मोटरसाइकिल लाए, तेल भराए और चल रहे हैं, किसी नेता के पीछे घूम रहे हैं। किस नेता के पीछे? जो उनका आदर्श है। क्यों आदर्श है? इसलिए आदर्श है चूंकि उनकी जाति का है, बाहुबली। अरे भाई, जिस बिहार ने ऐसे आर्यभट्ट को जन्म दिया था जो शून्य का प्रवर्तक थे, जिस बिहार ने अनेक याज्ञवल्क्य को जन्म दिया जिन्होंने दर्शन को इस प्रकार से पुष्ट किया, उस बिहार के तुम यदि युवा हो तो स्मरण करो उस अष्टावक्र का, जिसके मन में चुनौती को देखकर उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती देने की इच्छा थी, और इच्छा थी नहीं, उसने इच्छा को सिद्ध किया और उस समय के सबसे बड़े विद्वान बंदी को पराजित किया। उस बिहार के तुम हो जिसमें कभी आदि शंकराचार्य भी चले और ऐसे विद्वान की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें सहरसा के महिषी गांव में ही मंडन मिश्र मिले। इस परंपरा को जब देखकर हम देखते हैं, तब मैंने प्रारंभ किया कि लोगों को इतिहास से प्रेरित किया जाए। जिस इतिहास को मैंने देखा है कि परिवर्तन वो सक्षम है, जिन चीज़ों को असंभव मानते हैं उसको भी यदि इतिहास से प्रेरित करते हैं तो संभव हो जाती है। और वही उत्तर उन 3 लोगों ने भी दिया जो 500 व्यक्तियों में बैठे थे। इतिहास से प्रेरित कर सकते हैं।
तब मन में आया कि युवाओं से आह्वान किया जाए कि आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जिनके पूर्वज ऐसे थे तो उनके वंशज तो हम ही हैं, क्यों नहीं हम कुछ कर सकते हैं। ऊर्जा जो हमारी लग रही, देखना एक लग कहाँ रही है। यदि ऊर्जा निरर्थक लगी, लघुवादों में लगी, जातिवाद के नाम पर हम लड़ते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, लिंग भेद के नाम पर लड़ते रहे, तो हम कहीं नहीं बढ़ेंगे। बढ़ना यदि है तो ऊर्जा सही दिशा में लगनी चाहिए, सकारात्मकता के साथ लगनी चाहिए, शिक्षा के विकास में लगनी चाहिए। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा में गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, चाहे इसके लिए शिक्षकों के बीच काम करना हो, विद्यार्थियों के बीच काम करना हो, इस पर ऊर्जा लगनी चाहिए। ऊर्जा लगनी चाहिए समतामूलक समाज के निर्माण में। जिस बिहार की दृष्टि ऐसी थी कि व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति और किसी अन्य पशु में भी एक आत्मा का वास देखता था, वो वेदांत का दर्शन था। उस समतावादी सोच में कहाँ से ये सोच आ गई कि हम लड़े जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के सहयोग की भावना थी कि वैशाली में 7,707 गणराजा मिलकर चयन कर सकते थे, पूरे अखंड भारत के साम्राज्य को निर्माण कर सकते थे। क्यों आज ऐसी परिस्थिति बन गई कि अपना सगा भाई भी अपने सगे भाई के खून का प्यासा है? क्यों न मिलकर हम लोगों को जोड़ें, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर व्यक्ति से समाज का निर्माण करें और राष्ट्र का निर्माण करें। यही बिहार तो था, यही तो पूर्वज थे जिनकी दृष्टि ऐसी थी कि सैनिक यहाँ से जाकर अफगानिस्तान में लड़ाई किया करते थे, स्थापित करते थे। यदि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, सम्राट अशोक उस समय सम्राट नहीं बने तो उनको भेजा गया था, उन्होंने जाकर शांति उत्पन्न किया था वहाँ पर। तो इस प्रकार की सोच जब युवाओं को बताएंगे और कहेंगे केवल सोचने से नहीं होगा, योगदान करना होगा। शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्यमिता ऐसी जिसने प्राचीन काल में ऐसे नगर स्थापित किए जो पूरे विश्व को प्रेरित करते थे। मेगास्थनीज आए 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कहते हैं कि पाटलिपुत्र सर्व प्रमुख नगर है। वियतनाम 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, जो आज का भागलपुर है। इतना ही नहीं, अनेक आज भी दक्षिण एशिया में घूमेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो अनेक आपको ऐसे शहरों के नाम मिलेंगे जिनके नाम प्राचीन बिहार के गाँवों से मिलते हैं। आप गुप्त काल के सारे लेखों को उठाकर पढ़ लीजिए, अमृतकटिकम पढ़िए, जो नगरों के नाम मिलते हैं वही नगरों के नाम आपको वहाँ पर आज दक्षिण पूर्वी एशिया में, थाईलैंड में मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? प्रेरणा वही थी। अब करना क्या है? करना यह है कि जितने भी लोग हैं जो निराश नहीं हैं, उनको लाना होगा, जोड़ना होगा। संगठन बहुत शक्ति है, ऊर्जा तो सबके अंदर असीम है। हम उस वेदांत के दर्शन करने वाले जो कहता है कि पूरे सृष्टि की शक्ति आप में समाहित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहेगा और पूर्ण में ही विलीन होगा। परमेश्वर के हम अंश हैं, हर आत्मा परमात्मा का वास है। जैसे किसी धातु को आप काटते हैं छोटे छोटे खंडों में, गुण वही होते हैं, उसी प्रकार हर आत्मा में यदि परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर तो असीम है, असीम ऊर्जा का स्रोत है, तो हर व्यक्ति में तो वही स्रोत है। लेकिन तब अगर हम कहते हैं कि कुछ संभव नहीं है, तो हम तो भाई अपने ही आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। हर चीज़ को करने की क्षमता जिसमें विद्यमान हो, यदि वह कहे कि अंधकार है, संभव नहीं है, तो यह उसकी दुर्बलता का संकेतक है, जो बताता है कि यह सत्य नहीं है। प्रयास यदि करते हैं तो हम पाते हैं कि बड़े से बड़ी जो चीज़ असंभव लगती है वो भी संभव हो सकती है। प्रयास करने की आवश्यकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक प्रयास है ऐसे लोगों को जोड़ने का जो सकारात्मक हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और समाज को समतामूलक दृष्टि से देखते हैं और उद्यमिता के विकास में ऊर्जा लगाना चाहते हैं। ये जब हम लोगों ने आह्वान किया तो बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हज़ारों लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं स्वैच्छिक रूप से जुड़ रहे हैं। किसी को एक पैसे हम देने की बात नहीं कर रहे। शुरू में लोगों ने पूछा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, और जिसके मन में पहला प्रश्न ये है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, वो परिवर्तन का वाहक नहीं हो सकता। इतिहास का यदि स्मरण करोगे तो परिवर्तन ऐसे ही लोगों ने किया जिन्होंने त्याग ही किया था, जिन्होंने कुछ दिया था, जिनके मन में कुछ क्षमता थी और जिनके मन में कुछ करने की दृष्टि थी। यदि पहले दिन से सोचते कि मेरा क्या स्वार्थ होगा, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि वास्तव में परिवर्तन करना है, यदि तुम बिहार से प्रेम करते हो, अपने मातृभूमि भारत से प्रेम करते हो, चाहते हो कि हम भारत भूमि की भविष्य को उज्जवल बनाएं, तो सबसे पहले बिहार में योगदान देना होगा। क्योंकि सहस्त्रों वर्षों तक बिहार ने पूरे भारत के साम्राज्य का निर्माण भी किया और नेतृत्व भी किया। उस बिहार के तुम रहने वाले हो, यदि आज पूरे भारत के विकास में अपना योगदान देने लगे तो तुम तो भारत के हर भाग में स्थापित हो, हर शहर में स्थापित हो, श्रमदान कर रहे हो। लेकिन दृष्टि के साथ जब करने लगोगे, इस प्रकार से करने लोग जो सक्षम हैं उनके सहयोग को आगे आ जाएं, जो बिहारवासी बिहार में हैं, मिलकर अध्यायों की स्थापना करोगे और मिलकर पॉजिटिव डायरेक्शन एनर्जी लगाओगे, चीज़ें बदल जाएंगी। इसी अभियान को लेकर चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से जब लोग जुड़ेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे, निश्चित ही बिहार के साथ साथ भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सभी मित्रों को मैं आह्वान करूंगा कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, योजनाबद्ध तरीके से लगाएं, अपने पूर्वजों की तरह दृष्टि के साथ चिंतन करें, चिंता नहीं करें, सहयोग करें, संघर्ष नहीं करें। इस प्रकार से जब हम जुड़ेंगे, मिलेंगे, काम करेंगे, तो जिस
प्राचीन बिहार ने कभी पूरे विश्व को प्रेरित किया था, उस रूप में पुनः स्थापित होकर इस विश्व को नई दिशा देंगे और भारत फिर से विश्व गुरु कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।